आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी एक तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। ये भी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे निर्भर करते हैं। ये सॉल्यूट के नेचर पर निर्भर नहीं करते। अगर मान लो कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में जितना अंतर होता है इसी को हम लोग नाम देते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते किसको है। फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट में ये होता है कि फेज, सॉलिड फेज ये जो होंगे ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, लिक्विड फेज में, या ये कहो कि लिक्विड जो होगा ये सॉलिड फेज में कन्वर्ट होता है। और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड का कन्वर्सन लिक्विड में होता है इसी को नाम देते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो सामान्यतः इसको ये डिफाइन कर सकते हो या ये कह सकते हो कि वह तापक्रम जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में परिवर्तित हो जाए इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये है कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करें तो इसको हम लोग केमिकली ये डिफाइन कर सकते हैं कि वह तापक्रम जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज का वेपर प्रेशर क्या हो, समान हो। तो इसको ये डिफाइन कर सकते हो, ये कह सकते हैं कि सच टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल या बिकम्स सेम, और इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये मानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 0 डिग्री C, या फिर इसको केल्विन में कहते हैं 273 केल्विन कहते हैं। और ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री C या 273 केल्विन कम होता है जब इसका प्रेशर एक वायुमंडल या एक एटमॉस्फेयर हो या 1.013 बार हो, तभी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री C या 273 केल्विन होता है। अब ये कहे थे कि अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में अगर हम डाल दें तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है। तो मान लेते हैं कि ये मान लेते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इसको चलो हम TF से इंडिकेट कर देते हैं। फिर ये हो जाए कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1, इसको चलो हम मान लेते हैं क्या, T1। और दूसरे स्थिति में ये मान लेते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2, ये मान लो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया T2। अब सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 ये एक ही पदार्थ के सॉल्यूशन होंगे, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। अभी हमने कहा कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का अधिक होता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। तो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट अगर घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये बताएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को बताएगा। तो अगर हमारा 2 सॉल्यूशन है तो ये हो जाएगा हमारा, देखो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1, फ्रीजिंग पॉइंट
ऑफ सॉल्यूशन 1, देखो ये कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, तो सॉल्वेंट का क्या हो गया, TF माइनस T1, इसको हम इंडिकेट करेंगे किससे, ये हो जाएगा डेल TF1 से इंडिकेट करेंगे। और दूसरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट था क्या, T2, तो इस स्थिति में ये हो जाएंगे क्या हमारे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2, ये हो जाएगा, देखो TF हो गया माइनस T2, ये बराबर हम लोग मान लेंगे किसके, डेल TF2, ये हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। अब इस तरह से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा, और इस दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में जितना अंतर होगा या जितना कमी होता है सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में, इसी को नाम देते हैं क्या, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब इससे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये किस तरह से ज्ञात करते हैं, और इसके लिए हम लोग सॉल्वेंट सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, इसके वेपर प्रेशर का परिवर्तन टेम्परेचर से देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट पर इसके वेपर प्रेशर में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ये ग्राफ हम लोग इस तरह से प्लॉट करते हैं, देखो एक एक्सिस पर ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस पर चलिए हम ले लेते हैं क्या, टेम्परेचर ले लेते हैं, और वाई एक्सिस पर क्या करते हैं, ये हम वेपर प्रेशर ले लेते हैं। अब स्थिति ये है, एक इस तरह से, दूसरा इस तरह, और तीसरा इस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन 1, और ये हो जाएगा सॉल्यूशन 2। हम लोग ये कहे थे कि अगर फेज हमारा लिक्विड फेज होता है तो लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के अनुसार क्या होगा, ये परिवर्तित होगा। लेकिन अगर हमारा फेज सॉलिड होता है या लिक्विड होगा, सॉलिड होगा या क्या होगा, गैस होगा, तो सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर में परिवर्तन काफ़ी कम होता है, और जब गैसीय स्टेट में आते हैं या बॉइलिंग पॉइंट पर किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो अब देखो हम यहाँ से एक्स एक्सिस पर अगर परपेंडिकुलर डालें तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये इंडिकेट करेगा किसको, ये इंडिकेट करेगा आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को इंडिकेट करेगा, ये होगा TF। अब यहाँ से अगर इंडिकेट करते हो, ये डालते हो, तो ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1, इसको मान लो हमने T1 माना था, और यहाँ से अगर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, T2, इसको हम लोग क्या माने थे, सॉल्यूशन 2 माने थे। अब यहाँ से अगर आप वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो तो ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ से अगर मान लो परपेंडिकुलर डालते हो तो ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1, और ये हो जाएगा आपका क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2। अब ये पॉइंट हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया आपका, इसको मान लो F, इसको मान लो D, ये हो गया क्या हमारा C, और ये हो गया हमारा क्या, E। और इस तरह से हमको क्या होगा, ग्राफ प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ दो ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल ये हुआ और दूसरा ये ट्रायंगल हुआ। यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल होगा क्या,
FD एंड ट्रायंगल BCE, और ये हो गया BCE। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, समरूप है। तो जब दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे तो इनके साइड का अनुपात भी क्या हो जाएगा, समान होगा। तो ये हम लोग ये अनुपात लेते हैं, एक हो गया DF इज टू, ये क्या हो जाएगा EC, और दूसरा हो जाएगा BD अपॉन BF। तो ये अनुपात हो जाएगा आपका DF बटा क्या हो जाएगा EC, इसका रेशियो ये बराबर होगा BD अपॉन DE, ये होगा BD अपॉन DE। अब देखो DF हमारा क्या होता है, TF माइनस T1, ये हो जाएगा आपका TF माइनस T1, EF हो जाएगा TF माइनस T2। अब देखिए BD हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, ये होगा P0 माइनस PS1, और ये हो जाएगा आपका P0 माइनस PS2, इसके बराबर होगा। ये देखो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कमी को नाम देते हैं क्या, डिप्रेशन, ये कहते हैं, ये क्या कहता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंतर को हम नाम दिए थे क्या, याद कीजिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको हम इंडिकेट किए थे TF1, और ये बताता था आपको, याद करो, डेल TF2, और इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे किससे, इसको इंडिकेट कर दोगे किससे, डेल P1, और ये हो जाएगा आपका क्या, डेल P2। डेल P2 हमारा कितने के बराबर होगा, P0 माइनस PS2, और डेल P1 होगा P0 माइनस PS1। ये हो जाएगा हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1, ये हो जाएगा हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2, और इसलिए ये हो जाएंगे डेल TF1, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल P1 के, और डेल TF2 ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा किसके, ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा किसके, P2 के प्रोपोर्शनेट होगा। ये हमारा होता था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और ये होता था हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसके सहायता से ये हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज directly proportional to lowering of vapor pressure, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। तो डेल TF प्रोपोर्शनेट हो जाएगा किसके, डेल P के, या ये डेल TF प्रोपोर्शनेट हो जाएगा P0 माइनस PS के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम लोग याद करो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़े थे, तो ये था हमारा अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद कीजिए ये था P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर होता था किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ X2 हमारा क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये हमारा X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता था। तो याद करो मोल फ्रैक्शन कहलाता था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है तो ये कितने के बराबर होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आइडियल सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल होते हैं और कोई सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होते, और सिर्फ जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन काफी कम होता है उसी स्थिति में सॉल्यूशन हमारा परफेक्टली आइडियल बिहेव करता है। तो ये भी जो भी प्रॉपर्टीज होंगे सारे के सारे डाइल्यूट सॉल्यूशन पर लागू होंगे, और जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन काफी कम होता है तो उस स्थिति में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ये काफी कम होंगे, या ये कहो कि सॉल्यूट के मोलों की संख्या सॉल्वेंट के मोलों की संख्या की अपेक्षा काफी कम होता है। अतः सॉल्यूट के मोलों की संख्या को सॉल्वेंट के मोलों की संख्या के अपेक्षा हम लोग क्या करते हैं, नेग्लिजिबल या नगण्य मान लेते हैं, और इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितने के बराबर हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मोल ऑफ सॉल्वेंट, और ये सूत्र हो जाएगा आपका P0 माइनस PS अपॉन P0, ये बराबर हो जाएगा W1, ये बराबर होगा W1 बाई M1 इंटू M2 बाई W2, जहां W1 इंडिकेट करेगा किसको, वेट ऑफ सॉल्यूट को इंडिकेट करेगा, M1 इंडिकेट करेगा आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को इंडिकेट करेगा, W2 यहाँ इंडिकेट करेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट को इंडिकेट करेगा, और M2 इंडिकेट करेगा किसको, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को इंडिकेट करेगा। और इस तरह से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम लोग क्या करते हैं, ये प्राप्त करते हैं। तो अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से इससे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग ज्ञात करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहां तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और ये आगे बढ़ाएंगे, यहां तक आ गए थे देखो, P0 माइनस PS अपॉन P0, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बराबर था W1 बाई M1 इंटू M2 बाई W2, और ये कहे थे कि W1 ये इंडिकेट करता है किसको, वेट ऑफ सॉल्यूट को, M1 इंडिकेट करता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को, M2 इंडिकेट करेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को, और W2 इंडिकेट करेगा किसको, वेट ऑफ सॉल्वेंट को। अब हम लोग ये भी लिख सकते हैं P0 माइनस PS बराबर होगा W1 अपॉन M1 इंटू M1 अपॉन W2 इंटू P0। अब देखिए P0 ये इंडिकेट करता है किसको, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को, और ये जानते हैं कि एट पार्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का मान कांस्टेंट होता है। M2 हमारा देता है क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये कह सकते हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर P0 एंड M2 आर कांस्टेंट, ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो कांस्टेंट और बराबर को हटा दो तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, और ये होगा P0 माइनस PS बराबर W1 प्रोपोर्शनेट हो जाएगा अपॉन M1 इंटू 1 बाई W2, और इसके जगह हम लिखे थे क्या, डेल P प्रोपोर्शनेट टू W1 बाई M1 इंटू M बाई W2, और ये हम लोग जानते हैं कि एज वी नो दैट डेल P बराबर होता है डेल TF के, इसलिए ये होगा डेल TF प्रोपोर्शनेट टू W1
m1 इंटू 1/W2। अब देखो इस प्रोपोर्शनेट को अगर हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा डेल टी एफ इक्वल टू के इंटू W1/m1 इंटू 1/W2। इसको मान लो इक्वेशन 1, और जहाँ के हमारा कांस्टेंट होता है और ये कहलाता है क्या, डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाएगा। जहाँ के हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ये कहलाएगा क्या, डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाएगा। अब यही हमारा क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। अब ये मान लेते हैं कि इफ W1/m1 ये मान लो क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो इसका मतलब हम 1 मोल, या फिर ये कह सकते हो कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स लेते हैं और W2 का मान ले लो क्या, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। अब ये दोनों वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, और W2 के जगह हो जाएगा कितना, 1000। तो डेल TF ये बराबर हो जाएगा क्या, K बटा ये हो जाएगा 1000। और ये जानते हैं कि देखो K हमारा कांस्टेंट है, 1000 भी हमारा कांस्टेंट है, ये होता है किसके बराबर, KF के बराबर। इसको नाम देते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये कहलाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाएगा। और K बराबर हो जाएगा कितने के, ये होगा KF इंटू 1000 के। अब सम इक्वेशन 1 में K का मान रख देते हैं। अब ये होगा कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ K का मान रख दो, K इन इक्वेशन 1 में K का मान रखो, तो देखिए ये हो जाएगा डेल TF, K के जगह रख देते हैं क्या, KF, ठीक है, इंटू 1000 को यहाँ नहीं रखेंगे, ये हो गया क्या, W1/m1 इंटू 1000/W2। देखो इससे हम लोग डेल TF ये होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मान हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो ये हो गया m1 बराबर ये हो जाएगा आपका KF एज यूजुअल होगा इंटू W1 बटा डेल TF इंटू 1000/W2। और इस सूत्र के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या करेंगे, ये ज्ञात कर लेंगे। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। इसके सहायता से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ज्ञात कर लेंगे, और इसके सहायता से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अब ये है कि इफ मान लो इसमें W1 इक्वल टू m1, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होना चाहिए, और W2 ये हो गया कितना, 1000 ग्राम। तो इस स्थिति में डेल TF ये बराबर हो जाएगा किसके, KF, या फिर ये कह सकते हो कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर होगा। तो अब अगर मान लो कोई मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में यदि किसी सॉल्यूट का 1 मोल घुला हो तो फ्रीजिंग पॉइंट में जितना कमी होता है इसी को नाम देते हैं क्या, KF या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट।
कांस्टेंट कहेंगे। या फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं कि यदि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट का 1 मोल घुला हो तो उस स्थिति में इसके फ्रीजिंग पॉइंट में जितना कमी होता है उसको नाम देते हैं क्या, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहेंगे। तो इसको ये कह सकते हो, इफ 1 मोल सॉल्यूट dissolves in 1000 gram solvent, 1000 gram solvent decrease in freezing point of solution इज कॉल्ड, और इसी को कहेंगे क्या, KF, या फिर इसको कहोगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहेंगे। और इस तरह से हम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को भी क्या कर सकते हैं, ये डिफाइन कर सकते हैं। अब ये होता है कि यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या किया था, W2 का मान रखे थे कितना, 1000 ग्राम। अगर मान लो W2 का मान अगर हम 100 ग्राम रखते हैं तो उस स्थिति में ये जो हमारे KF होते हैं इसका नाम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट नहीं बल्कि ये कहलाता है क्या, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब स्थिति ये था कि ये हमारे पास देखो ये सूत्र था कि डेल TF बराबर था हमारा KB इंटू W1 बाई M1 इंटू 1000 बाई W2। अब देखिए यहां से एक लाइन ये भी जाएगा, ये इतना दूर क्या होता है, W1 इंडिकेट करेगा वेट ऑफ सॉल्यूट को, M1 इंडिकेट करेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को। इस दोनों के जगह हम क्या रख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट रख सकते हैं। वेट मात्रा हो गया कितना, 1000 ग्राम, और W2 हो गया हमारा कितना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम ये जानते हैं कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट का जितना मोल घुला हो उसको उसकी मोलालिटी कहते हैं। तो M बराबर होता है W1 बाई M1 इंटू 1000 बाई W2। ये M स्टैंड करेगा किसको, ये स्टैंड करेगा मोलालिटी को इंडिकेट करेगा। और इसलिए ये भी हो सकता है कि डेल TF ये बराबर होगा KF इंटू M, यानी मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मान मिल जाएगा। ये जो फॉर्मूला था इसमें हमने W2 का मान रखा था कितना, ये रखा था 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिए थे। अगर मान लो ये हो जाता है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो, यदि 100 ग्राम हो, अगर मान लो इफ मास ऑफ सॉल्वेंट ये मान लीजिए ये हमारा 100 ग्राम होता है, तो उस स्थिति में देखो डेल TF बराबर होगा KF इंटू W1 बाई M1 इंटू 100 बाई W2। तो देखिए यहाँ ये जो KF है, अब इस KF को हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट नहीं कहते हैं बल्कि क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहेंगे। मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट हम कहेंगे। दूसरा ये होता है कि अब देखिए ये जो KF का मान होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये दोनों मान समान नहीं होंगे। अब मान लो इसको सपोज करो अगर हम 10 से गुना कर दें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा।
तो अब ये Kf हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो अगर मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट के मान में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा क्या होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर मान लो मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट इसका अगर मान दिया हो और इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो या पूरे में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस कांस्टेंट में हम परिवर्तन क्या होगा, इस तरह से कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ये रिलेट होता है क्या, इसका वैल्यू इंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन से किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये करेंगे कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का कैलकुलेशन करते हैं। ये होगा कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf, ठीक, Kf फ्रॉम enthalpy change of fusion। देखो कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, फ्यूजन। तो ये होगा Kf बराबर होता है RTF का स्क्वायर, ये होगा LF इंटू 1000। LF ये हमारा क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितने के बराबर हो जाएगा, इंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट या M1 से इंडिकेट कर देते हैं। अब LF के जगह डेल H फ्यूजन बाई 1 रख दो तो ये हो जाएगा Kf बराबर, ये ऊपर चला जाएगा M1 इंटू R इंटू TF स्क्वायर बटा डेल HF फ्यूजन इंटू 1000। अब यहाँ पर इसके सहायता से M1 हमारा क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। R हमारा क्या था, मोलर गैस कांस्टेंट, R हमारा था मोलर गैस कांस्टेंट था। फिर अगर हम लोग डेल H फ्यूजन ये होता है इंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन, ये हो जाएगा TF, ये हो जाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। TF ये हो जाएगा हमारा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और LF हो जाएगा लेटेंट हीट फॉर फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये होगा LF, ये हो जाएंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इसको हम लोग एप्लीकेबल करके वाटर का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट निकालते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन of ice is
1436.3 कैलोरीज मोल इनवर्स। कैलकुलेट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। कैलकुलेट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर ज्ञात कीजिए। देखो सूत्र हमारा क्या था, KF बराबर ये था m1 इंटू R इंटू TF का स्क्वायर बटा डेल H फ्यूजन इंटू 1000। अब देखिए m1 हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा हो गया जल, जल का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना 18। आर हमारा था मोलर गैस कांस्टेंट, मोलर गैस कांस्टेंट कैलोरीज में इसका वैल्यू होता है कितना 2। TF हमको इंडिकेट करेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री C या 273 केल्विन, और ये हो गया 1000। साथ में डेल H फ्यूजन का मान दिया है 1436.3। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.87 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और इस तरह से अगर मान लीजिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मान दिया हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये KF का मान ज्ञात कर सकते हैं या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ये सॉल्वेंट का कैरेक्टर होता है। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए इसके वैल्यू अलग अलग होते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल मेथड से किस तरह से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ये जो प्रोसेस हम यूज करेंगे, इस प्रोसेस का नाम होता है बेकमैन मेथड। इस प्रोसेस का नाम होता है बेकमैन मेथड कहते हैं। अब ये देखो बेकमैन मेथड में हम लोग करते क्या है। सबसे पहले बेकमैन मेथड में सबसे मेन यूज एक बेकमैन थर्मामीटर का होता है। और ये जो बेकमैन थर्मामीटर होते हैं ये काफ़ी सेंसिटिव थर्मामीटर होते हैं, जिसका मेजरमेंट 0.01 डिग्री C यहाँ तक हम लोग करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये कोई बेकमैन थर्मामीटर हो गया। अब इस बेकमैन थर्मामीटर के पास से एक हम लोग क्या करते हैं, स्टरर भी जोड़ देते हैं। और ये बेकमैन थर्मामीटर और ये स्टरर दोनों क्या करते हैं, एक ट्यूब के अंदर रहता है। ठीक, अब इस ट्यूब में नोन वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें डला रहता है क्या, सॉल्वेंट डला रहता है। और इस सॉल्वेंट का मास हमारा क्या होता है, ये नोन होता है। इस सॉल्वेंट का मास हमारा क्या होगा, ये नोन होगा। अब ये पूरा एपरेटस एक ग्लास एनदर ग्लास ट्यूब में क्या होते हैं, ये जुड़े रहते हैं। एक और इसके ऊपर एक और ग्लास ट्यूब होता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर हम लोग क्या करते हैं, ये डला रहता है। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या करेगा कि सराउंडिंग का टेम्परेचर काफ़ी कम कर देता है, जिससे ये सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन ये आसानी से सॉलिड के अवस्था में आ जाए और हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर लेंगे, आसानी से क्या करेंगे, ये ज्ञात कर लेते हैं। ये होता है हमारा क्या, ये हो जाएगा फ्रीजिंग मिक्सचर।
तो फ्रीजिंग मिक्सचर ये करता है क्या, इसमें आइस प्लस NaCl का मिक्सचर हो, तो ये आइस प्लस NaCl का मिक्सचर लगभग -21 डिग्री C टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन कर देता है या पहुंचा देता है। और अगर मान लो यही आइस में हम कैल्शियम क्लोराइड डाल दें तो ये -52 डिग्री C तापक्रम को क्या कर देगा, ये नीचे कर देता है। ये हमारा क्या होता है, ये एपरेटस होता है। अब हम लोग करते हैं क्या है कि इस नोन वेट ऑफ सॉल्वेंट को इसमें डाल देते हैं और बाहर फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, डला रहता है। अब स्टरर से इसको भी हिलाते हैं और फ्रीजिंग मिक्सचर को भी क्या करते हैं, हिलाते हैं। धीरे धीरे इस सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम होने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है। और जब ये सॉलिडिफाई होगा उस समय टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। और उस टेम्परेचर को हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये बताएगा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को बतलाएगा। अब पुनः इस ट्यूब को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें हम लोग नॉन वेट ऑफ सॉल्यूट, और इसकी विशेषता है इसमें 0.2 से लेकर मात्र 0.5 ग्राम इतना ही सॉल्यूट हम लोग डाल सकते हैं। अगर इससे अधिक सॉल्यूट डालते हैं तो वैल्यू हमारा सही नहीं आएगा। यह इस प्रोसेस का एक लिमिटेशन होता है। अब इस सॉल्वेंट में 0.2 से लेकर 0.5 ग्राम सॉल्वेंट हम लोग इसमें डाल देते हैं। अब ये सॉल्यूशन बनेगा और यही चीज पुनः हम लोग क्या करते हैं, ये पुनः हम लोग क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। स्टरर के सहायता से इसको भी हिलाएंगे, साथ साथ फ्रीजिंग मिक्सचर को भी हिलाएंगे और कुछ समय बाद सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएंगे और उस टेम्परेचर को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो उस टेम्परेचर को अगर नोट करोगे तो ये हमको किस चीज को बता देगा, ये बता देगा ये हमको बता देगा किस चीज को, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को। यानी हमको TF ज्ञात हो गया, T1 ज्ञात हो गया, तो ये हो जाएगा। तो देखिए TF माइनस T1 ये बताता था किसको, डेल TF को, ये हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हम ये सॉल्यूट का मात्रा हमारे पास ज्ञात है यानी W1 ज्ञात है, सॉल्वेंट का मात्रा यानी W2 ज्ञात है, सॉल्यूट का हमारा मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात होगा। तो हम लोग क्या करेंगे फिर इससे, या ये कहो ये सूत्र था हमारा M1 बराबर ये होता है KF। देखो W1 हमको ज्ञात है, ठीक, डेल TF का मान जो होगा ये ज्ञात है, साथ साथ ये हमारा W2 का मान ज्ञात है। तो सारे वैल्यू इसमें रख लेंगे, M1 का मान निकाल देंगे और ये बताएगा किसको, ये बताएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को बताएगा। और इस तरह से हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।